फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सोशलाइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है थ्योरीज का। आज हम लोग बात करेंगे पियाजे ने जो थ्योरी दी थी, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड, स्पेशली मैं सीटेट की बात करूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन आए या फिर इसे 3 से 4 क्वेश्चन से कम आए। नहीं होता है। मैं सिर्फ सीडीपी में बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ सीडीपी में ही आपको ये सिर्फ फ़ायदा देगा। आप मैथ ले लीजिए, ईवीएस ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले लीजिए, कोई भी सेक्शन आप उठा लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर ये थ्योरी समझ में आ गई है तो आपके 3 से 4 और 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं। हाँ, फिक्स हो जाते हैं सीटेट में। तो समझ लीजिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है ये थ्योरी। और 4 से 5, वही 4 से 5 नंबर आपको एग्ज़ाम में फेल भी करा सकते हैं और एग्ज़ाम में पास भी करा सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं। आपको लग रहा होगा 4-5 नंबर क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है जो 1 नंबर से 2 नंबर से जिसका सीटेट रुकता है, आप उससे पूछिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर ये सोचें कि आप इस थ्योरी को रट के और आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको टैकल कर पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, 100% मैं कहूँगी, हाँ 100% चांसेस हैं कि आप रॉन्ग कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है आपने थ्योरी पहले कभी पढ़ी हो, पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए। आप बस सब कुछ भुला के और पूरा ध्यान इधर लगाइए। ठीक है, आपको पक्का समझ में आएगी और आज ही आपके 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मैंने कहा ये किसने दी थी? ये दी थी जीन पियाजे। जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के सोशलॉजिस्ट थे। ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दी थी। अब इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने स्पेशली अपने थ्योरी में क्या किया, जो मतलब बच्चों का अध्ययन है वो एक साइंटिफिक वे में किया, साइंटिफिक तरीके से किया। इसलिए इनकी जो थ्योरी है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इसलिए ही इन्हें क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक, यानी कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ, मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि ये संज्ञानात्मक विकास दिया किसने था? जीन पियाजे ने दिया था और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बच्चों का एक साइंटिफिक वे में अध्ययन किया था और इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह उसमें आप जानते हैं कि थोड़े से रटने वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट की बजाय फैक्चुअल। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? जीन पियाजे। चलिए, ये हो गया हमारा। अब इन्होंने जो बातें बच्चों के बारे में कही वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इन्होंने मेनली अपनी थ्योरी में ये बताया कि जो मतलब विकास है बच्चे, पहले तो थ्योरी से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगी, इसका नाम पहले कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। तो संज्ञान का जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा तब तक मैं आगे क्या बात करूँ। तो देखिए, संज्ञान का मतलब, कॉग्निशन का मतलब होता है आपके जितने भी मेंटली प्रोसेस होते हैं ना, जो आप माइंड से करते हैं, जैसे इमेजिन करना, रीजनिंग करना हो गया आपका, किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को याद करना,
मतलब जितनी भी प्रोसेसिंग हमारी माइंड से रिलेटेड होती है वो क्या होती है, उसको ही हम लोग कॉग्निशन या संज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें पता चल गया संज्ञान का क्या मतलब है। अब इससे ही रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो बच्चे का विकास है ना, या जो भी विकास होता है वो एक स्पेसिफिक एज में एक स्पेसिफिक टर्म मतलब बच्चे के अंदर होते हैं। मतलब इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी थी कि मतलब आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग ये सब पढ़ाने लग जाओगे, नहीं लग जाओगे ना। मतलब एक स्पेसिफिक एज में बच्चे की समझ उतनी ही डेवलप होती है। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता या मैच्योरेशन आने लगता है, तब तब उसके जो भी उसने अपनी धारणाएं या जो भी चीजें सीखी हुई होती हैं उनको वो सही करता है, उनमें सुधार करता है ना। तो मतलब जैसे उसके छोटे में कुछ गलत धारणाएं बन जाती है तो वो बड़े होके उसको क्या करता है, सही करता जाता है। पर वो एक स्पेसिफिक एज में होता है। उन्होंने बताया कि हर एज की जो विशेषताएं वो अलग अलग होती हैं। इन्होंने इस तरीके से संज्ञान को डिफाइन किया। मतलब इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे बच्चे को बड़े लेवल का आप समझाने का प्रयास करेंगे और वो समझ जाएगा। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक एज में उसको कुछ ही सीखने को मिलता है संज्ञान में, और बाकी फिर मतलब एक कहें तो हम स्टेजेस में होता है विकास संज्ञान का। ये इन्होंने मेनली बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, मैंने कहा कि इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी, एज को इम्पोर्टेंस दी। एज को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। ये सब बातें आप नोट करके चलेंगे, आपके पास इतना अच्छा नोट्स हो जाएंगे, इतने अच्छे नोट्स हो जाएंगे कि चाहे वो सुपर टेट हो या टेट हो, कुछ भी हो, आप बस सामने क्वेश्चन को देखेंगे और बस तुरंत आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये एबिलिटी सब में होती है, सब में होती है। कोई ये मत समझिएगा मेरे में नहीं है या उसमें ज़्यादा। बात सिर्फ इतनी होती है कि जो पढ़ना होता है वो हमें पता नहीं होता है, हमें कैसे पढ़ना होता है वो हमें पता नहीं होता है। बाकी हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एज को इम्पोर्टेंस इन्होंने दी, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या इन्होंने किया, एज को इम्पोर्टेंस दी। और एक और बात इन्होंने, मतलब जैसे पहले मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, वो क्या करते थे, मतलब पहले ये सोचा करते थे टीचर ही ज्ञान का भंडार है ना। टीचर जो सिखाएगा, जैसे सिखाएगा बच्चे को बस वैसे ही सीखेगा, है ना। मतलब बच्चे को एफर्ट्स करना चाहिए। वो इन्होंने क्या बताया कि बच्चे जो हैं वो स्वयं ज्ञान के निर्माता हैं, मतलब खुद ही वो ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब कंस्ट्रक्टर है वो खुद ही। मतलब आप उनको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ और वो खुद ही चीज़ों को समझेंगे, डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया, मतलब इन्होंने क्या बताया कि खुद ही बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता, ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है मतलब। तो इसीलिए इनकी अप्रोच कौन सी है, अगर हम कहें तो इनकी अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, निर्माणवादी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। और इन्होंने क्या बताया कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं और स्वयं करते हैं, ये बताया इन्होंने। तो आपको ये सब वर्ड जो भी मैं बता रही हूँ याद रखना है। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक हैं ना, मतलब साइंटिस्ट हैं, वो ये इन्होंने बताया क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत पुट अप हुए हैं। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक। और इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी थी वो भी आपको लिखना है। इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी थी, मतलब कि परिपक्वता, परिपक्वता या मैच्योरेशन। मतलब जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है उसके संज्ञान में परिवर्तन होता है, गलत धारणाओं से सही धारणाओं की ओर आता है, चीजें उसको स्पष्ट होने लगती है जैसे जैसे वो मतलब परिपक्व होता चला जाता है। ठीक है, तो परिपक्वता या मैच्योरेशन को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, आपको लिख लेना है इसको इम्पोर्टेंस दी। और किसको,
और इन्होंने कहा कि मतलब जैसे बच्चे नन्हे मनोवैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो चीज़ों को करके सीखते हैं, है ना। तो इसका मतलब इन्होंने करके सीखने वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इन्होंने एक्टिविटी को भी इम्पोर्टेंस दी थी, एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दी। और क्या कहा, एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दी। अब देखिए बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो उनमें कुछ एक्सपीरियंस आएंगे, कुछ अनुभव मिलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, जैसे जैसे उनमें परिपक्वता आएगी, उनमें अनुभवों का विकास होगा, मतलब उनमें एक्सपीरियंस आएंगे और ये एक्सपीरियंस ही उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक्सपीरियंस को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। चलिए ये हमारी बात होगी कि इन्होंने किसको किसको इम्पोर्टेंस दी, आपको बहुत अच्छे से नोट करना है। अब देखिए इनकी थ्योरी में क्या है कि थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें इन्होंने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे, कीवर्ड्स, अगर मैं बोलूँ टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो गलत नहीं होगा, मतलब जितने भी इन्होंने वर्ड दिए थे उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वही अगर आपके अंदर समझ डेवलप नहीं हुई तो आपके मार्क्स जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब उसकी बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए जिनके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी को डिफाइन किया। वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब इनकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब भी चांसेस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको सब चीज़ें भुला के इधर उधर की यहाँ ध्यान लगाना है। ठीक है, चलिए इनके जो वर्ड्स में आता है वो पहला आता है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या है, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा क्या है, तो स्कीमा क्या होता है, मतलब ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे माइंड में क्या होता है, जो भी हम लोग सीखते हैं समझते हैं जो भी होता है वो हमारे माइंड में उसके क्या बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के। ठीक है, जैसे मैं क्या बात करूं, जैसे मैंने कहा कि बताइए बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप तुरंत आंसर देंगे कैट कहते हैं। ठीक है, तो कैट तो कहते हैं, लेकिन आपने कैसे बताया, क्योंकि आपके स्कीमा में ये सेव है। अब आप समझ गए होंगे कि स्कीमा क्या है, ब्लॉक्स, जो मेंटल ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे अंदर नॉलेज आती है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। वही जो मेंटल ब्लॉक्स है, मानसिक संरचना हिंदी में बोले, जो भी मानसिक संरचना होती है हमारे माइंड में, वो क्या कहलाती है, स्कीमा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इससे क्वेश्चन कई बार बने, आपको ये नहीं समझ में आया तो बेकार है। ठीक है, तो ये स्कीमा का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने क्या बताया, जो नेक्स्ट हमारा आता है इनके उसमें, वो आता है एडेप्टेशन या अनुकूलन। क्या है अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन या एडेप्टेशन, इसको अनुकूलन को समावेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, हिंदी में कई सारे वर्ड्स होते हैं, तो आप इंग्लिश भी लेके चलिए, देखिए। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश और मतलब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही मत पड़े रहिए, ऊपर निकलिए इन सब चीज़ों से, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, हिंदी इंग्लिश में ना पढ़िए। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं कहती हूँ उसको इंग्लिश में सीखने में, या आपको हिंदी में कोई अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको सीखने में क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, आप कंफर्ट जोन में क्यों रहना चाहते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसको वो सब चीज़ें जो अच्छी हैं उनको अपने एफर्ट से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सिर्फ दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब बात ये है ना कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है, आप हिंदी मीडियम में के हैं तो आप हिंदी ले लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम के आप इंग्लिश ले लीजिए, पर मैटर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, वही होगा कि आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो हमेशा
क्वालिटी पे जाइए, ठीक है, मीडियम पे मत जाइए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं बाइलिंगुअल करके चलूँ, ठीक है। और मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ कि आप हिंदी में, आप मान लीजिए आपने इंग्लिश ध्यान नहीं दिया और आप हिंदी में आप मतलब इतने सारे वर्ड्स, कभी कभी एक एक वर्ड की कई सारी मीनिंग्स हो जाती हैं, तो आपको वहाँ पर जो इंग्लिश वाला ऑप्शन है वही आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। और कभी कभी इंग्लिश में हम लोग कोई चीज़ें भूल जाते हैं तो हिंदी में वो हमें तुरंत समझ में आती है, उनका वर्ड ही ऐसा होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे प्रॉक्सिमल डिस्टल और सप्लोकॉर्डल, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। मोटर मतलब ये जो दोनों टाइप होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि किस में हम कहा था कि केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है और किस में कहा था कि सिर से पैर की ओर होता है। लेकिन अगर हिंदी में वही दिया गया मस्तकाधोमुखी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा मस्तक से नीचे की ओर। तो इसलिए दोनों करके चलिए ना, आप हिंदी इंग्लिश मत किया करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अनुकूलन या समावेशन या एडेप्टेशन क्या है। देखिए, एडेप्टेशन का सिर्फ एक मीनिंग है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ठीक है। मतलब जो भी सिचुएशन है, जैसा भी हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना, समायोजित करना या अपने आप को उसके अनुकूल बनाना, वही अनुकूलन, ठीक है, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना, है ना, यही होता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक, मतलब जैसा भी आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, जैसा भी आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना। हाँ, ये वर्ड सही है, एडजस्ट, ठीक है, ये वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था मुझे। एडजस्ट करना खुद को किसके, इन्वायरमेंट, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग। या वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना, वो क्या कहलाता है, अनुकूलन या समावेशन या एडेप्टेशन कहलाता है। अब एडेप्टेशन की जो प्रक्रिया, ये तो नॉर्मल बात हो गई, इसमें जो दो बातें आती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी एडेप्टेशन है, ये दो इसके प्रोसेस हैं, उन पे ही बेस्ड है, और ये दो प्रोसेस हैं आपके। पहला है आपका एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। मैं दोनों को हिंदी में ही बता देती हूँ। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात, ठीक है, और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। मैं जिस पे फोर्स करके कहूँ उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाइए समझने में, ठीक है। आप देखिए, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। मैं एक एग्जांपल लूंगी फिर समझाऊंगी। देखिए, एसिमिलेशन का पहले मतलब आप समझ लीजिए। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा नया ज्ञान हमने लिया है उसको जोड़ना, मतलब जो भी हमने नई इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, उसको ऐड करना, ठीक है, ऐड करना है न्यू इंफॉर्मेशन को। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इसको इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अब कैसे, जैसे आपने क्या किया, आपने, अब बहुत छोटे हैं, आपने एक डॉग को देखा पहली बार, ठीक है, आपने डॉग को पहली बार देखा और आपके वो डॉग जो था वो ब्लैक था, तो आपके मन में आया कि, मतलब आपको किसी ने बताया कि डॉग है, तो आपने कहा ठीक है डॉग है। अब आपने सोचा कि डॉग है वो ब्लैक कलर का है, तो आपके मन में ऐसा आया कि जो डॉग है वो ब्लैक कलर का ही होता है, आपने अपने मन में ही बना लिया, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट टाइम देखा तो एक डॉग, मतलब सब कुछ वैसा ही था, और आपने देखा कि वो वाइट कलर का है। अब आपने तुरंत अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर ऐड की कि जो डॉग है वो वाइट कलर का भी होता है। आपने इंफॉर्मेशन ऐड की, मतलब डॉग आपको पहले से पता था, मतलब पूर्व ज्ञान तो था आपको, लेकिन आपने नए ज्ञान को जोड़ा, मतलब नई इंफॉर्मेशन आपने जोड़ी कि वाइट कलर, ठीक है। पहले आपके मन में सिर्फ ब्लैक कलर था, लेकिन आपने व्हाइट कलर भी उसमें ऐड कर लिया।
देखिए ये हो गया हमारा एसिमिलेशन या आत्मसात कर लेना, मतलब नए इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेना या आत्मसात कर लेना। ठीक है, अब क्या है एकोमोडेशन क्या है? देखिए एकोमोडेशन का मतलब या समायोजन का मतलब क्या है, मैं उसी एग्जांपल में समझाती हूँ कि आपने जो एक आपने ब्लैक डॉग को देखा, आपने मन में बना लिया था कि जो डॉग है वो ब्लैक ही होता है। अब आपने व्हाइट देखा तो आपके मन में आया नहीं व्हाइट भी होता है, तो आपने व्हाइट को एक्सेप्ट कर लिया। अब लेकिन आपने जो पहले एक धारणा बनाई हुई थी कि जो डॉग है वो ब्लैक कलर का ही होता है, उसमें आपने तुरंत क्या किया, चेंजमेंट किया। क्या किया? चेंजमेंट किया, या मैं कहूँ मॉडिफाई किया। ठीक है, मॉडिफाई किया या फिर परिवर्तन किया। जो भी आपके पहले स्कीमा में जो भी इंफॉर्मेशन थी, आपने उसको क्या किया, आपने उसको परिवर्तित किया। ठीक है, परिवर्तित किया या उसको मॉडिफाई किया, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका समायोजन कहलाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? देखो देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, फिर से मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कभी पहली बार टीवी को देखा, ठीक है, आपको बताया गया टीवी है, आपने कहा अच्छा ठीक है टीवी है। फिर आपने क्या किया, एक बार देखा कि कंप्यूटर को देखा, आपने मॉनिटर को देखा और आपको लगा ये भी टीवी है। मतलब आपने उसको क्या कंप्यूटर नहीं समझा, क्योंकि आपको लगा हाँ ये तो बिल्कुल सेम टू सेम टीवी के तरीके ही देखने में, आपने तुरंत उसको टीवी कह दिया। अब आपको बताया गया नहीं ये टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर है, इसको कंप्यूटर बोलते हैं, इसमें ये सब चीजें होती हैं। अब क्या हुआ कि जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, अब आपने मन में जो पहले से बनाया हुआ था कि हर एक ऐसी दिखने वाली चीज सिर्फ टीवी होती है, आपने उसमें तुरंत चेंजमेंट किया। पहले तो एक्सेप्ट किया कि कंप्यूटर, जो एक्सेप्ट करना, नए ज्ञान को जोड़ना, तो हमारा एसिमिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन आपने उसमें जो अपने पहले से जो धारणा बनाई हुई थी उसमें चेंजमेंट किया। ठीक है, परिवर्तित किया, उसको मॉडिफाई किया, ये सब क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप अगर मैं ज़्यादा तेज बोल रही हूँ, बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, तो आप पीछे करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके। ठीक है, अब देखिए इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, अब इसमें एक वर्ड और आता है, वो आता है साम्यावरण। ठीक है, साम्यावरण या साम्यावरण। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में से बोलूँ तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, देखिए इसको मैं बताती हूँ इक्विलिब्रेशन क्या है। सब एक एग्जांपल से मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपने ब्लैक डॉग देखा था। ठीक है, अब ब्लैक डॉग देखा था तो आपको किसी ने बताया कि हाँ ये डॉग है, ये ब्लैक कलर का है, मतलब आपने ऐसा मान लिया कि जो डॉग है वो ब्लैक कलर का ही होता है। तो आपने अपने मन में जब कोई नई देखा, तो अभी आपका जो माइंड है वो किस में होता है, मतलब आपने किसी भी जैसे इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट किया था, आपको किसी ने बताया था। ठीक है, तो आपके अंदर क्या था, एक इक्विलिब्रेशन, मतलब एक माइंड में उथल पुथल नहीं थी। अगर मैं कहूँ साम्यावरण की स्थिति थी, मतलब आपने सीधे एसिमुलेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन थी आपके मन में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा कि अरे ये तो व्हाइट कलर का भी है। जैसे ही आपने मतलब व्हाइट कलर का भी है, मतलब कि आपके माइंड में न्यू सिचुएशन आ गई। जैसे ही न्यू सिचुएशन आई और आपने देखा कि ये तो व्हाइट कलर का भी है, अब आपका माइंड डिस्टर्ब। माइंड कैसे डिस्टर्ब कि आपके माइंड में थोड़ी उथल पुथल ये हुई कि अरे ये तो मैंने ब्लैक ही कलर का सो जाता। तो क्या हो गया माइंड में, उथल पुथल मतलब अनइक्विलिब्रेशन अगर मैं बात करूं, या इनइक्विलिब्रेशन जो भी से बोलते हो, कि मतलब इक्विलिब्रेशन की जो सिचुएशन है वो आपके माइंड में नहीं है। ठीक है, अब आप नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो भी आपको नया ज्ञान मिला है उससे आप अपने माइंड को समायोजित करेंगे या एकोमोडेट करेंगे, मतलब तुरंत उसमें चेंजमेंट लाएंगे, तब आपका जो माइंड है फिर से इक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, हाँ अब आप न्यू सिचुएशन आई,
इक्विलिब्रेशन नहीं है, आपने चीज़ों को एसिमुलेट कर लिया, ठीक है, और फिर आप एकोमोडेट करेंगे। अब आप एकोमोडेट मतलब समायोजन करेंगे और फिर उसके बाद आपकी सिचुएशन फिर से इक्विलिब्रेशन वाली हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स दिए हैं जीन पियाजे ने, स्कीमा, अनुकूलन या समावेशन, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप कोई वीडियो समझ में आया है, ठीक है, या नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो चलिए अब जो इसकी थ्योरी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हुआ जा रहा है और मैं इस पे विश्वास रखती हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो या छोटा हो, बट आपको समझ में आना चाहिए और कितने भी कम देर में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग जो मेन थ्योरी है उसकी बात करेंगे, पर इन्हें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप बताइए कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ आया है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।